हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। वही डांस करते हुए अब सब अपने अपने पार्टनर्स बदलने लगे। डांस करते हुए ही आध्या अथर्व के पास आ गई और मोनिका वंश के पास चली गई। राधिका की भी जान में जान आई, वह अक्षत के पास आ गई थी और गाना भी चेंज हो गया था। अथर्व आध्या के साथ बड़ा रोमांटिक होकर डांस कर रहा था, लेकिन आध्या उसे घूर रही थी। अथर्व ने उससे कहा, क्या हुआ, मेरी हरी मिर्च लाल की हो गई तो आध्या गुस्से में बोली उसे, डायन से बड़ा चिपक कर डांस कर रहे थे, मैं अगर अपनी भांजी या फिर दीदी को प्यार करूं तो तुम भुने हुए पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हो। तो अथर्व ने उससे कहा, इतनी क्यूट एक्सप्रेशन मत दो वरना अभी किस कर लूंगा। और अभी उसकी बात तो वह बेचारी अनजान है अपने आने वाले कल से होने दो उसे खुश, कल शाम को उसका सब कुछ लूटने वाला है, तुम बस मुझ पर ध्यान दो। तो आध्या की नजर मोनिका और वंश पर पढ़ी, जो अथर्व से बोली, एक बात कहूँ मैं तुमसे। तो अथर्व ने कहा, पता है मुझे, आई लव यू ही बोलोगी तो आई लव यू टू। आध्या उसे घूरने लगी तो अथर्व ने हंसते हुए कहा, अच्छा चलो बोलो। तो अध्याय उसे बोली, मुझे लगता है कि वंश राधिका को पसंद करता है। अथर्व ने उसकी तरफ देखा तो आद्या ने कहा, अभी जब मोनिका का भाई उसके साथ डांस कर रहा था तो वह शायद जेलेस फील कर रहा था, वह बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। अथर्व ने वंश की तरफ देखा जो मोनिका से कुछ कह रहा था, तो उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही मोनिका वंश के साथ डांस कर रही थी। वह शैतानी समीले देखकर उससे बोली, उसे तरफ क्या देख रहे हो, वह आध्या बस अभी के लिए मेरे अर्थ के साथ डांस कर रही है, हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रहने वाली है वह। तो वंश ने कहा, ये तो वक्त बताएगा। तभी गाना चेंज हुआ और इस बार राधिका वंश के पास आ गई। वंश ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा है तो उसने एक नजर वंश को देखा और डांस फ्लोर से नीचे उतर गई। वंश ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया और वह भी वहां से नीचे आ गया और कुछ देर बाद गाना बंद हुआ तो सब लोग नीचे आ गए। उसके बाद सब बड़े लोगों का डांस शुरू हो गया। अथर्व मीनल जी से बोल, दादी अब आप मेरे साथ नाचेगी, चलो। मीनल जी उसे रोकते रही लेकिन अथर्व नहीं माना। उसके बाद अथर्व मोहन जी को चढ़ाते हुए अपनी दादी के साथ नाचने लगा। उसके बाद मोनिका सबसे बोली, अभी डांस खत्म नहीं हुआ, मैं लड़के वालों की तरफ से आध्या को डांस के लिए चलेगे करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। अथर्व और उसके दोस्त जानते थे कि मोनिका बहुत अच्छा डांस करती है, वह कॉलेज टाइम से हर डांस कंपटीशन जीत जाती थी। तो अथर्व ने कहा, मोनिका ये संगीत है, कोई कंपटीशन नहीं है जो तुम्हें कोई इनाम मिलेगा। तो मोनिका ने कहा, तुम यह इसलिए कह रहे हो ना कि क्योंकि इससे तुम लड़के वाले हार जाओगे। अथर्व गुस्से में कुछ बोलना, तभी आध्या ने कहा, ठीक है मुझे चैलेंज मंजूर है। अथर्व ने आध्या को देखा तो उसे रिलैक्स रहने का इशारा करते हुए मोनिका के पास डांस फ्लोर पर खड़ी हो गई। अथर्व के सभी दोस्तों ने टेंशन से अथर्व को देखा तो अथर्व ने कहा, फिक्र मत करो, इस लड़की को हर वक्त मुंह की ही खानी होती है। उसके बाद गाना शुरू हुआ। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन दिल नहीं लगता, मैं तो मर जावा। गाने की लाइन के साथ पहले मोनिका डांस करती, फिर आध्या उसे अच्छा डांस करके उसे जवाब देती, जिससे सब लोग हैरानी से आध्या को देखने लगे। वही मोनिका को अंदाजा नहीं था कि आध्या उससे भी अच्छा डांस कर सकती है। जहां मोनिका सिर्फ आध्या को नीचा दिखाने के लिए डांस कर रही थी, वही आध्या ने हर सटे पत्थर को डांस के जरिए अपना प्यार दिखाया था, जिससे उसके चेहरे पर नेचुरल एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। मोनिका ने जब देखा कि सबको आद्या का डांस ज्यादा पसंद आ रहा है तो उसने जानबूझकर अपनी चूड़ियां तोड़कर उसके पैरों के नीचे गिरा दी, जो थोड़ा डिम लाइट की वजह से ज्यादा लोग नहीं देख पाए, लेकिन आदित्य, राकेश, आलोक, रंजीत और अथर्व के साथ उसके सभी दोस्तों ने भी ये देखा। आद्या के पैरों में चूड़ियां चुभ गई, जिससे वह लड़खड़ा कर गिरती। उससे पहले अथर्व ने उसे पकड़ा और उसे डांस को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समाप्त किया, जिससे सब लोगों ने तालियां बजाई। वही अथर्व ने आध्या को कुर्सी पर बिठाया और मोनिका की तरफ गुस्से में बढ़ा। अथर्व के दोस्तों और घर वालों ने अथर्व की घड़ी की जलती बुझती लाइट देखी तो सब समझ गए कि डेविल मोनिका को नहीं छोड़ेगा। तो रंजीत
और अथर्व के दोस्त जल्दी से उसकी तरफ चले गए। अक्षत ने अथर्व से कहा, अर्थ इधर आ चल, लेकिन अथर्व ने उसे साइड किया और मोनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही आलोक राकेश से बोला, यह क्या हरकतें राकेश, आपका बेटा क्या ऐसे मेरी बेटी को ट्रीट करेगा शादी के बाद? तो राकेश ने कहा, ये सब एक छोटा सा डांस कंपटीशन था, लेकिन आपकी बेटी ने इसे महाभारत बना दिया। अथर्व को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और उनकी शादी हो रही है तो हमें शायद उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। वही अथर्व मोनिका को खींचते हुए कमरे में लाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? मोनिका ने कहा, अथर्व ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? मोनिका उसे डर गई थी। उसने अथर्व कितनी डरावनी आंखें कभी नहीं देखी थी। तो अथर्व खुद को शांत करते हुए बोला, मोनिका तुम चाहती हो ना कि तुमसे शादी करो? टू मोनिका हाँ में कर हिलाते हुए बोली, हाँ। तो अथर्व ने कहा, तो फिर जो सबके सामने नाव्या डार्लिंग से माफी मांगो जाओ, वरना मैं अभी सबके सामने इस शादी से बैक आउट कर जाऊंगा। तभी मोनिका हाँ कहते हुए वहां से बाहर आ गए। अथर्व उसके पीछे ही था। सब लोग डांस करके बैठे हुए थे। तभी मोनिका सबसे बोली, अभी डांस खत्म नहीं हुआ है, मैं लड़की वालों की तरफ से आध्या को डांस के लिए चलेगे करना चाहती हूँ। ये सुनकर सब लोग चौंक गए। अथर्व और उसके दोस्त जानते थे कि मोनिका बहुत अच्छा डांस करती है। वो कॉलेज टाइम में हर डांस कंपटीशन जीत जाती थी। अथर्व ने कहा, मोनिका ये संगीत है, कोई कंपटीशन नहीं है जो तुम्हें कोई इनाम मिलेगा। तो मोनिका ने कहा, तुम्हें यह इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि इसमें तुम लड़के वाले हार जाओगे। अथर्व ने गुस्से में कुछ बोलने वाला था, तभी आध्या ने कहा, ठीक है मुझे चैलेंज मंजूर है। अथर्व ने आध्या को देखा तो उसे रिलैक्स रहने का इशारा करते हुए मोनिका के पास डांस फ्लोर पर खड़ी हो गई। अथर्व के सभी दोस्तों ने टेंशन से अथर्व को देखा तो अथर्व ने कहा, फिक्र मत करो, इस लड़की को हर वक्त मुंह की खानी होती है। उसके बाद गाना शुरू हुआ। बोले चूड़ियां, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन दिल नहीं लगता मैं की कर। गाने की लाइन के साथ पहले मोनिका डांस करती, फिर आध्या उसे अच्छा डांस करके उसे जवाब देती, जिसे सब लोग हैरानी से आध्या को देखने लगे। वही मोनिका को अंदाजा नहीं था कि आध्या उससे भी अच्छा डांस कर सकती है। जहां मोनिका सिर्फ आध्या को नीचा दिखाने के लिए डांस कर रही थी, वही आध्या ने हर सटे पत्थर को डांस के जरिए अपना प्यार दिखाया था, जिससे उसके चेहरे पर नेचुरल एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। मोनिका ने जब देखा कि सबको अयोध्या का डांस ज्यादा पसंद आ रहा है तो उसने जानबूझकर अपनी चूड़ियों को तोड़कर उसके पैरों के नीचे गिरा दिया, जो थोड़ा डिम लाइट की वजह से ज्यादा लोग नहीं देख पाए, लेकिन आदित्य और राकेश, आलोक, रंजीत और अथर्व के साथ उसके सभी दोस्तों ने भी देख लिया। आध्या के पैरों में चूड़ियां चुभ गई, जिससे वह लखा कर करती उससे पहले अथर्व ने उसे जाकर पड़ा और उसके डांस को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समाप्त किया, जिसे सब लोगों ने तालियां बजाई। वही अथर्व ने आध्या को एक कुर्सी पर बिठाया और मोनिका की तरफ गुस्से में बढ़ा। अथर्व के दोस्तों और घर वालों ने अथर्व की घड़ी की जल्दी बुझाता लाइट देखी तो सब समझ गए कि डेविल मोनिका को नहीं छोड़ेगा। तभी रंजीत और अथर्व के दोस्त उसकी तरफ बढ़े। अक्षत अथर्व से बोल, अर्थ इधर आ चल, लेकिन अथर्व ने उसे साइड किया और मोनिका का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही आलोक राकेश से बोला, यह क्या हरकत है राकेश, आपका बेटा क्या ऐसे मेरी बेटी को ट्रीट करेगा शादी के बाद? तो राकेश ने कहा, ये बस एक छोटा सा डांस कंपटीशन था, लेकिन आपकी बेटी ने इसे महाभारत बना दिया। अथर्व को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनकी शादी हो रही है तो हमेशा दिन के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वही अथर्व मोनिका को खींचते हुए एक कमरे में लाया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने की? मोनिका तो मोनिका ने कहा, अथर्व ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? मोनिका उसे डर गई थी। उसने अथर्व की इतनी डरावनी आंखें कभी नहीं देखी थी। तो अथर्व खुद को शांत करते हुए बोला, मोनिका तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे शादी करूं? तो मोनिका नहीं जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। तो अथर्व ने कहा, फिर जाओ और सबके सामने नाव्या डार्लिंग से माफी मांगो, वरना मैं अभी सबके सामने इस शादी से बैक आउट कर जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मोनिका ने हाँ कहते हुए वहां से बाहर आ गई। अथर्व उसके पीछे ही था। सब टेंशन में यही सोच रहे थे कि अथर्व का ही मोनिका पर अपनी भड़ास न निकाल दे, लेकिन मोनिका और अथर्व को आते देख सब रिलैक्स हो गए। वही मोनिका आध्या के सामने आकर
मरी हुई सी आवाज में बोली आध्या, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि यहाँ मैं ही बेस्ट डांसर हूँ, मुझे लगा था कि तुम्हें डांस नहीं आता होगा, लेकिन तुम अच्छा नाच रही थी इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों के नीचे अपनी चूड़ियाँ फेंक दी थी, मुझे माफ कर दो। जिन लोगों को नहीं पता था कि बात क्या हुई है उन्हें अब सब समझ में आया गया। वही मामला इतने सस्ते में निपटते देख अथर्व के दोस्त और घर वाले रिलैक्स हुए। ऐसे ही यह संगीत खत्म हुआ। कल रात को शादी थी, तब उसके बारे में सोचते हुए सो गए। अगले दिन सुबह पूरे हॉल में सजावट शुरू हो गई थी। शादी रात को थी, सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। आद्या अथर्व को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अथर्व कैसे सब करेगा। वह उससे बात करना चाहती थी लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो हॉस्पिटल से फोन था। उसने फोन पर बात की तो उसकी टेंशन बढ़ गई। ने आरती ने उससे पूछा कि किसका फोन था तो आद्या ने कहा दीदी हॉस्पिटल से फोन था, मुझे वहां बुला रहे हैं। तो मीनल जी ने कहा आद्या बेटा तुमने छुट्टी नहीं ली थी क्या आज फिर की? तो आद्या ने कहा ली थी दादी, लेकिन आज 2 डॉक्टर और भी छुट्टी पर है और एक ऑपरेशन आ गया है। तो राकेश ने कहा तो शादी तो रात को है ना, तो तुम हॉस्पिटल चली जाओ। आद्या नहीं अथर्व को देखा जो धैर्य की प्लेट से खाना अपनी प्लेट में डाल रहा था। अथर्व के दोस्तों ने भी उसे परेशान देखा तो अक्षत ने कहा मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, आद्या जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तो अथर्व ने कहा नाव्या डार्लिंग पहले काम जरूरी है, शादी तो वैसे भी रात को होगी। अथर्व नहीं पलके झपकाकर उसे जाने के लिए कहा तो आद्या तैयार होने चली गई। वही मोनिका आद्या को जाते देख मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन कहा अब तो तुम हमारी शादी के बाद ही आओगी आद्या। वही राकेश भी मन में बोला अच्छा ही है ये लड़की शादी से दूर ही रहे। आद्या जा चुकी थी और अथर्व का कर गया कि वह अपने कमरे में सोने जा रहा है। तभी वंश लोग उसके पीछे पहुंच गए। वंश ने कहा अर्थ सच सच बता, तू यह शादी करने की फिराक में तो नहीं है ना? तो अथर्व ने कहा अभी नहीं करूंगा मैं मोनिका के साथ शादी, अब मुझे रात में जागना है तो मैं अभी सोने जा रहा हूँ। तो लक्ष्य बोला मत भूलना अर्थ की माँ भी आ रही है रात को यहाँ पर, वह किसी का लिहाज नहीं करेगी और मोनिका को सबके सामने सबक सिखाएगी और तेरी तो क्या पता टांगे ही तो ना तोड़ दे। तो अथर्व ने उसे 3-4 मुक्के मारे और बोला कुत्ते में कह रहा हूँ ना कि नहीं करूंगा शादी, फिर भी दिमाग खराब कर रहा है। तो वंश ने कहा तो बता दे क्या करने वाला है तू तो पत्थर बनी। कहा जब अखिल की शादी हो जाएगी और मेरी शादी लास्ट मोमेंट पर पहुंचेगी तब मैं शादी से उठ जाऊंगा और फिर बोलूंगा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने तुझे सिर्फ कुछ लोगों के सामने छोड़ा था और आज वह खुद यहाँ पूरी दुनिया की नजरों में रिजेक्ट होगी, बस मैं यही करने वाला हूँ। अथर्व की बात सुनकर वंश और बाकी तीनों लड़के रिलैक्स हो गए। उसके बाद अथर्व घोड़े बेचकर सो गया। शाम को शादी के मंडप की सजावट चालू थी। 3 घंटे बाकी थी शादी की आखिरी रस्म के लिए। राकेश का मन उस बार बार कह रहा था कि अथर्व कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने उसके दोस्तों को देखा तो वह चारों एक तरफ बैठे हुए थे। वही अथर्व भाग तो नहीं गया, ये सवाल उसके मन में कौन था। वह उसके दोस्तों के पास गया और उसने कहा तुम सब यहाँ, अथर्व कहाँ है? तो वंश ने कहा अंकल वह सो रहा है, हम सोच रहे हैं कि कुछ देर और वह सो जाए तो सबको शांति मिले। राकेश को उन पर विश्वास नहीं था इसलिए वह अथर्व को देखने कमरे में गया। राकेश अथर्व के कमरे में पहुंचा तो देखा वह खर्राटे मारकर सो रहा था। तो राकेश ने कहा बताओ शादी होने वाली है, कैसे यहाँ गधे की तरह सो रहा है? वैसे इसके दोस्तों का कहना सही है, यह 1-2 घंटे और सोया रहे तो अच्छा है। तभी उसने देखा अथर्व का फोन बजने लगा। उसने उसे उठाकर देखा तो प्रिया माँ लिखा हुआ था। उसने स्पीकर पर उंगली रखकर उसकी आवाज बंद कर दी थी। उसके दिमाग में शैतानी ख्याल आया और वह फोन लेकर बाहर आ गया। फोन कट हो गया था। तभी फोन दोबारा बजा तो उसने फोन उठा लिया। सामने से प्रिया जी की आवाज आई। उन्होंने कहा अर्थ बेटा तुम एक बार में फोन क्यों नहीं उठाते, मुझे डर लगता है कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। उसकी बात सुनकर राकेश ने कहा वह कहीं जंगलों में नहीं आया है जो उसे कुछ हो जाएगा, अपने घर में आया है, वह अपने परिवार के पास। तो प्रिया जी ने कहा कौन बोल रहा है? तो राकेश बोला था वह का आप राकेश ठाकुर बोल रहा हूँ। और एक बात जो तुम लोगों को उस बताई नहीं है और बताया भी नहीं, वह शादी कर रहा है और वह भी मेरी पसंद की लड़की से। 3 घंटे बाद वह यहाँ फेरे ले रहा होगा, तुम लोग उसके सगे नहीं हो, ये बात समझ जाओ और उसे पर हक जताना बंद कर दो। वह मेरा बेटा है और यही हमारे पास रहेगा हमेशा। इतना कहकर राकेश ने फोन काट दिया और फिर चुपचाप पत्थर के कमरे में फोन साइलेंट करके रख दिया। फिर वह वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ राकेश के फोन काटते ही प्रिया जी सोफे पर बैठ गई। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा ये जानकर कि अथर्व
उन्हें बिना बताए शादी कर रहा है। वह रोने लगी। तभी वंशिका और विद्या जी वहां पर आए। वह बस ऐसे ही उनसे मिलने आती रहती थी। वह जल्दी से उनके पास आए। विद्या जी ने कहा, प्रिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो प्रिया जी ने उन्हें सब बता दिया। तो विद्या जी गुस्से में बोली, वंशी जल्दी से अर्थ को फोन लगा, अभी मैं उसकी शादी करवाती हूँ। वंशिका ने अथर्व को फोन किया तो साइलेंट होने की वजह से उसने फोन नहीं उठाया। तो विद्या जी ने वंश को फोन लगाने के लिए कहा। वही प्रिया जी प्रीतम जी को भी सब बता दिया। अगले दिन सुबह पूरे हॉल में सजावट शुरू हो गई थी। शादी रात को थी। सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। आध्या अथर्व को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अथर्व कैसे सब करेगा। वह उससे बात करना चाहती थी लेकिन उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा तो हॉस्पिटल से फोन था। उसने फोन पर बात की तो उसकी टेंशन और बढ़ गई। आरती ने उससे पूछा कि किसका फोन था। तो आध्या ने कहा, दीदी हॉस्पिटल से फोन था, मुझे वहां बुला रहे हैं। तो मीनल जी ने कहा, आद्या बेटा तुमने छुट्टी नहीं ली थी क्या आज की? तो आद्या ने कहा, ली थी दादी, लेकिन आज दूसरे डॉक्टर भी छुट्टी पर है और एक ऑपरेशन आ गया है। तो राकेश ने कहा, तो शादी तो रात को है ना, तो तुम हॉस्पिटल चली जाओ। आध्या ने अथर्व को देखा तो धैर्य की प्लेट से खाना अपनी प्लेट में डाल रहा था। अथर्व के दोस्तों ने भी उसे परेशान देखा। तो अक्षत ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा, आध्या जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तो अथर्व ने कहा, हाँ नाव्या डार्लिंग, पहले काम जरूरी है, शादी तो वैसे भी रात को होगी। अथर्व ने पलके झपका कर उसे जाने के लिए कहा। तो आध्या तैयार होने चली गई। वही मोनिका आध्या कुछ आते देख मुस्कुरा रही थी। उसने मन ही मन कहा, अब तो तुम हमारी शादी के बाद ही आओगी आध्या। यह वही राकेश भी मन में बोला, अच्छा ही है ये लड़की शादी से दूर ही रहे। आध्या जा चुकी थी और अथर्व कहकर गया कि वह अपने कमरे में सोने जा रहा है। तो वंश लोग उसके पीछे पहुंच गए। वंश ने कहा, अर्थ सच सच बता, तू यह शादी करने की फिराक में तो नहीं है ना? तो अथर्व ने कहा, अबे नहीं करूंगा मैं मोनिका से शादी, अब मुझे रात में जागना है, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी कहा, मत बोलना, अर्थ की माँ भी आ रही है रात को यहाँ पर, वह किसी का भी लिहाज नहीं करेगी और मोनिका को सबके सामने सबक सिखाएगी और तेरी तो क्या पता टांगे ही ना तोड़ दे। तो अथर्वा ने उसे 3-4 मुख्य मार और कहा, कुत्ते में कह रहा हूँ ना कि नहीं करूंगा शादी, फिर भी दिमाग खराब कर रहा है। तो वंश ने कहा, तो बता दे क्या करने वाला है तू? तो अथर्वा ने कहा, जब अखिल की शादी हो जाएगी और मेरी शादी लास्ट मोमेंट पर पहुंचेगी तब मैं शादी से उठ जाऊंगा और फिर बोल दूंगा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने तुझे सिर्फ कुछ लोगों के सामने छोड़ा था और आज वह खुद यहाँ पूरी दुनिया की नजरों में रिजेक्ट होगी, बस मैं यही करने वाला हूँ। अथर्व की बात सुनकर वंश और बाकी तीनों लड़की रिलैक्स हो गई। उसके बाद अथर्व आराम से सो गया। शाम को शादी के मंडप की सजावट चालू थी। 4 घंटे बाकी थी शादी की आखिरी रस्म के लिए। राकेश का मन उस बार बार कह रहा था कि जरूरत अथर्व कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने उसके दोस्तों को देखा तो वह चारों एक तरफ बैठे हुए थे। कहीं अथर्व भाग तो नहीं गया, ये सवाल उसके मन में कौन था। तो वह उसके दोस्तों के पास गया और उसने कहा, तुम सब यहाँ, अथर्व कहाँ है? तो वंश ने कहा, अंकल वह सो रहा है, हम सोच रहे थे कि कुछ देर और वह सो जाए तो सबको शांति मिले। राकेश कौन पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह अथर्व को देखने उसके कमरे में आ गए। वही प्रिया जी राकेश का फोन करते ही प्रिया जी सोफे पर बैठ गई। उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा ये जानकर कि अथर्व उन्हें बिना बताए शादी कर रहा है। तभी वंशिका और विद्या जी वहां पर आए। वह सब ऐसे ही उनसे मिलने आती रहती थी। वह जल्दी से उनके पास है। विद्या जी ने कहा, प्रिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो प्रिया जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। तो विद्या जी ने गुस्से में कहा, वंशिका जल्दी से अर्थ को फोन लगा, अभी मैं उसकी शादी करवाती हूँ। वंशिका ने अथर्व को फोन किया तो साइलेंट होने की वजह से उसने फोन नहीं उठाया। तो विद्यार्थी ने वंश को फोन लगाने के लिए कहा। वही प्रिया जी ने प्रीतम जी को भी सब कुछ बता दिया। वहीं दूसरी तरफ वंश अक्षत लोगों के साथ खड़ा बातें कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो वंशिका का फोन था। उसने फोन उठा तो सामने से विद्या जी की आवाज आई, वंश अर्थ कहाँ है? तो वंश ने कहा, माँ अथर्व यही है, मतलब हम उसके पास ही है, क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों है? अक्षत और बाकी सब ने उसकी तरफ देखा तो वंश ने उन्हें ऊपर अथर्व के कमरे में चलने का इशारा किया और बोला, माँ क्या हुआ है? तो विद्या जी ने कहा, क्या अर्थ शादी कर रहा है? वंश ने कुछ नहीं बोला तो वह गुस्से में बोली, क्या अर्थ शादी कर रहा है? तो वंश ने कहा, माँ जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, अर्थ बस नाटक कर रहा है। तो विद्यार्थी गुस्से में बोली, चुप करना लायक, तुम सब उसके पागलपन में उसका साथ दे रहे हो। लड़की कौन है? ये सुनकर वंश थूक निकलते हुए बोला, वह माँ, वह लड़की मोनिका है। मोनिका का नाम सुनकर प्रिया जी, विद्या जी और वंशिका तीनों
चौंक गई विद्या जी फोन काटकर वंशिका से बोली अपने पापा को फोन कर। तो प्रिया जी बोली मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वह दोनों अभी आ रहे हैं। लेकिन दीदी अर्थ ऐसा कैसे कर सकता है, वह हमें बिना बताए शादी कर रहा है। तो विद्या जी ने कहा वह शादी नहीं खुद को बर्बाद कर रहा है और यह सभी लड़के, इन सबको हम वहां जाकर ठीक करते हैं। तभी प्रीतम जी और विराट जी भी आ गए। विराट जी गुस्से में बोले ये लड़का इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है, क्या ललित इस बारे में नहीं जानता? तो प्रीतम जी ने कहा मैं अभी उसे फोन करता हूँ। प्रीतम जी ने ललित जी को फोन किया, उन्होंने फोन उठाया तो प्रीतम जी ने कहा ललित तुम्हें पता है अर्थ शादी कर रहा है। तो ललित जी ने उन्हें सब समझाया। तभी करणवीर जी जो इतनी देर से सब खड़े देख रहे थे उसे उन्होंने कहा, उसने कहा और तुम सब ने मान लिया, वह सबको बेवकूफ बना रहा है। तुम सब जल्दी वहां के लिए निकले और उसे रुको जाकर। वहीं दूसरी तरफ वंश ने कहा माँ लोगों को पता चल गया इसके नाटक के बारे में, अब क्या होगा? तो अमन हंसते हुए बोला अब तो बैंड बजेगी, इस लड़के को बड़ा शौक है ना इस गाने गाने का। सभी लड़कों ने उसे गोरा तो जल्दी से अर्थ के कमरे में चले गए। वह सब ओंस अथर्व को उठाते हुए बोला अर्थ उठ, देख कितना बड़ा रायता फैल गया है, उठ जल्दी। अथर्व गुस्से से उठते हुए बोला क्या है, कोई बाहर टूट गया है क्या? तो वंश ने कहा पहाड़, वह तो तेरे ऊपर टूटेगा। प्रिया आंटी और माँ लोगों को पता चल गया है कि तुम मोनिका से शादी कर रहा है। उसकी बात सुनकर अथर्व के होश उड़ गए। उसने कहा क्या, लेकिन कैसे? तो वंश ने कहा पता नहीं, मुझे तो माँ का फोन आया था, पीछे प्रिया आंटी अंकल को सब फोन पर बता रही थी। तो अक्सर बोला और पहले तोता ले ले मुझे। अब तो अथर्वा ने फोन देखा तो उसे पर वंशिका और प्रिया जी की मिस कॉल पड़े थे। उसने देखा तो प्रिया जी की कॉल रिसीव की गई थी। वह बोला मेरा फोन किसने उठाया था, ये 2 मिनट तक किसने उनसे बात की? उसने सबकी तरफ देखा तो सबने ना में है सर हिलाया था। अभी अथर्व उठकर वॉशरूम में जाते हुए बोला होने दो, जो होगा, मेरी शेरवानी निकाल दो। तब तक अथर्व को इतना टेंशन फ्री देखकर सब हैरान हो गए। कुछ देर में अथर्व शेरवानी पहनकर नीचे चला आया। उसने देखा तो अभी 1 घंटा बाकी था, पंडित आ चुके थे। वह बोल बोल कर सब मंगवा रहे थे। आध्या जो शादी की टेंशन में अस्पताल में इधर उधर डाल रही थी, उसने कहा इस बंदर ने मुझे यहाँ भेज दिया, कहीं वह मोनिका से सच में शादी तो नहीं करने वाला। नहीं, मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। आध्या अकेले हॉस्पिटल से निकल गई। वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि रास्ते में ही उसे उस टैक्सी ड्राइवर ने होश कर दिया। वह गाड़ी लेकर किसी और ही रास्ते पर निकल गया। वह कुछ दूर ही पहुंच पाया था जब अथर्व के गार्ड ने उसे कर को घेर लिया। उन्होंने आध्या को गाड़ी से निकाला और अथर्व को फोन लगा दिया। अखिल की शादी शुरू हो चुकी थी। अथर्व मीनल जी से बोल दादी ये सेहरा बांधना जरूरी होता है क्या? तो मीनल जी ने कहा हाँ बेटा जरूरी होता है। तो अथर्वा ने कहा मैं नहीं बंधूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। तो मीनल जी उसे समझने लगी तो अथर्व उठकर वहां से चला गया। वंश मीनल जी से चेहरा लेकर आ बोला लाइए दादी, मैं उसे यह बांध दूंगा। ये कहकर वह अथर्व के पीछे चला गया। वही अथर्व का फोन बज तो उसने देखा गार्ड का फोन था। उसने उससे बात की तो वह गुस्से में लाल हो गया। फिर उसने कहा उसे होटल में वेदांत के पास ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो वंश उसके पीछे आ गया और उसने कहा कहाँ जा रहा है, अब नीचे किसी भी वक्त बुलाएंगे तुझे। तो अथर्व अपनी शेरवानी उसे देखकर बोला जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तो मंडप में मोनिका के साथ बैठ जाना। आध्या किडनैप हो गई हो और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर अथर्व वहां से निकल गया। वही वंश पागलों की तरह उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अक्षत लोगों को मैसेज किया कि वह ललित अंकल और ललिता जी को लेने जा रहे हैं और खुद अथर्व को खोजते हुए शेरवानी पहनकर बैठ गया। दिल्ली में सबको पता चल गया था कि अथर्व शादी कर रहा है। तो प्रीतम जी ने ललित जी को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया तो प्रीतम जी ने कहा ललित तुम्हें पता है अर्थ शादी कर रहा है? तो ललित जी ने उन्हें सब कुछ समझाया। तभी करणवीर जी जो इतनी देर से खड़े सब देख रहे थे, उन्होंने कहा और तुम सब ने मान लिया, वह सबको बेवकूफ बना रहा है। तुम सब जल्दी वहां के लिए निकालो और उसे रोको जाकर। वहीं दूसरी तरफ वंश बोला माँ लोगों को पता चल गया है इसके नाटक के बारे में, अब क्या होगा? टोमन हंसते हुए बोलना अब तो धूम मचेगी, बैंड बजेगी। अब तो इस लड़के को बड़ा शौक था गाने गाने का। सब लड़कों ने उसे घुरकर देखा और जल्दी से अर्थ के कमरे में चले गए। ओंस अथर्व को उठाते हुए बोला अर्थ उठ, देख कितना बड़ा रहता फैल गया, उठ जल्दी। अथर्व गुस्से में उठते हुए बोला क्या है, कोई पहाड़ टूट गया है क्या? तो वंश ने कहा पहाड़ वह तो तेरे ऊपर टूटेगा। प्रिया आंटी और माँ लोगों को पता चल गया है कि तू मोनिका से शादी कर रहा है। उसकी बात सुनकर अथर्व के होश उड़ गए। उसने कहा क्या, लेकिन कैसे? तो वंश ने कहा पता नहीं, मुझे तो माँ का फोन आया था, पीछे प्रिया आंटी अंकल को सब फोन पर बता रही थी। तो अक्षत ने कहा और पहले तोता ले मुझे। अब
तो अथर्वा ने फोन देखा तो उसे पर वंशिका और प्रिया जी के मिस कॉल पड़े थे। उसने देखा तो प्रिया जी की कॉल रिसीव की गई थी, तो उसने कहा मेरा फोन किसने उठाया था, ये 2 मिनट तक किसने उनसे बात की है। उसने सबकी तरफ देखा तो सबने ना में सर हिला दिया। तो अथर्व उठकर वॉशरूम में जाते हुए बोला, होने दो, जो होगा, मेरी शेरवानी निकाल दो तब तक। अथर्व को इतना टेंशन फ्री देखकर सब हैरान हो गए। कुछ देर में अथर्व शेरवानी पहनकर नीचे चला गया। उसने देखा तो अभी 1 घंटा बाकी था। पंडित जी आ चुके थे। वह बोल बोल कर सब मंगवा रहे थे। आध्या जो शादी की टेंशन में अस्पताल में इधर उधर टहल रही थी, उसने कहा इस बंदर ने मुझे यहाँ भेज दिया, कहीं वह मोनिका से सच में तो शादी नहीं करने वाला नहीं। मैं अभी यहाँ से निकलती हूँ। आध्या अकेले हॉस्पिटल से निकल गई। वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि रास्ते में ही उसे उस टैक्सी ड्राइवर ने बेहोश कर दिया। वह गाड़ी लेकर किसी और ही रास्ते पर निकल गया। वह कुछ दूर ही पहुंच पाया था जब अथर्व के गार्ड्स ने उसे कर को घेर लिया। उन्होंने आध्या को गाड़ी से निकाला और अथर्व को फोन लगा दिया। अखिल की शादी शुरू हो चुकी थी। अथर्व मीनल जी से बोल, दादी ये सेहरा बांधन। अखिल की शादी शुरू हो चुकी थी। अथर्व मीनल जी से बोल, दादी ये सेहरा बांधना जरूरी होता है क्या? तो मीनल जी ने कहा बेटा जरूरी होता है। तो वह अथर्वा ने कहा मैं नहीं बांधूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। मीनल जी उसे समझने लगी तो अथर्व उठकर वहां से चला गया। वंश मीनल जी से चेहरा लेकर बोला, लाइए दादी मैं उसे यह बांध दूंगा क्या कर। वह भी अथर्व के पीछे चला गया। वही अथर्व का फोन बज तो उसने देखा गार्ड का फोन था। उसने उससे बात की तो वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने कहा उसे होटल में वेदांत के पास ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। तभी वह उसके पीछे आया और उसने कहा कहाँ जा रहा है, अब नीचे किसी भी वक्त बुलाएंगे तुझे। तो अथर्व अपनी शेरवानी उसे देकर बोला, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम मंडप में मोनिका के पास बैठ जाना। आदिया किडनैप हो गई है और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, मैं उसे लेकर आता हूँ। अथर्व वहां से निकल गया। वही वंश पागलों की तरह उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अक्सर लोगों को मैसेज किया कि वह ललित अंकल और आंटी को लेने जा रहा है और खुद अथर्व को खोजते हुए शेरवानी पहनकर बैठ गया। अथवास हॉल से चुपके से निकल गया। कुछ देर बाद ही वह आध्या के पास था। उसने आध्या को जगाया तो वह अथर्व को सामने देकर उसके सीने से जा लगी। तो अथर्व वेदांत से बोला, जो बोला था वह हो गया ना? तो वेदांत ने हाँ कह दिया। तो आध्या बोली, तुम क्या कर रहे हो? और तो अथर्व उसके लिए शादी का जोड़ा निकलते हुए बोल, जल्दी से ये लहंगा पहन लो, हम अभी शादी करने जा रहे हैं। पहले तो आध्या चौंक गए, लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन हम दोनों अकेले? तो अथर्व ने कहा, तो क्या तुम्हें लगता है मिस्टर ठाकुर हमारी शादी करवाएंगे? अब सोचना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। अथर्व पहला अध्याय को लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऑफिस पहुंच गया। वहां पर उसने और आध्या ने कोर्ट मैरिज की। कुछ देर बाद ही उनका मैरिज सर्टिफिकेट उनके हाथ में था। विटनेस के तौर पर साइन आदित्य और उसे लड़की ने किया जिसको अथर्व ने एमएलए के घर से बचाया था। वह और वेदांत आपस में सेट हो चुके थे और बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। उसके बाद उन दोनों ने मंदिर में सभी रस्मों और रिवाज से शादी की। वेदांत ने उनकी शादी का पूरा वीडियो बनाया। वही मोनिका शादी के मंडप में आ चुकी थी। अथर्व के भैंस में वंश वहां पहले से ही बैठा हुआ था। आदित्य अक्षत लोगों से बोल, वंश नहीं दिख रहा? तो वह बोला, वंश ललित अंकल और ललिता आंटी को लेने गया है भैया। तो आदित्य ने हमें गर्दन हिलाए और मन में मैं कहा, अब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, उम्मीद है ये शादी शांति से हो जाए। अखिल और रागिनी की शादी हो चुकी थी तो मोनिका की शादी भी आगे बढ़ रही थी। मंडप में चेहरे के पीछे बैठा वंश अथर्व को कोसने में लगा था। वह चाहता था कि अथर्व जल्दी से आ जाए। तभी सबको विराट जी की आवाज सुनाई दे, बंद करो, यह शादी का नाटक, ये शादी नहीं होगी। उन्हें देखकर सब लोग चौंक गए। तभी प्रिया जी भी गुस्से में बोली और उठ वहां से। तो रात किसने कहा वह ये शादी करेगा? तुम लोग होते कौन हो उसे रोकने वाले? तो प्रीतम जी गुस्से में बोले, उसके माँ बाप हैं, हम उसे पर पूरा हक रखते हैं और वह किस शादी करेगा? किसी नहीं, ये हम तय करेंगे। तभी ललित जी और ललिता जी के साथ वहां पहुंचे। ललिता जी बोली, अर्थ बेटा अब ये नाटक यही खत्म कर, तूने कहा था ना, तो बीच मंडप से उठ जाएगा और यह शादी तोड़ देगा। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें फटी रह गई। वही मंडप में बैठा हुआ वंश मन में बोला, अच्छा तो इसलिए ये क मुझे यहाँ फंसाकर भाग में है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद वहां का माहौल शादी का काम और जंग का मैदान ज्यादा बन गया था। राकेश प्रीतम और विराट जी से उलझ गया था। सब तमाशा देखने में लगे थे। तभी ललिता जी ने अथर्व को मंडप से न उठने देख उसके पास जाकर एक थप्पड़ उसे चेहरे के ऊपर ही दे मारा, जिससे उसकी पगड़ी और सहारा हवन कुंड में जा गिरा। मोनिका तो डर से एक साइड खड़ी हो गई थी कि कहीं उसे ही 1-2 थप्पड़ ना पड़ जाए। वो ललिता जी को गुस्से में एक बार पहले भी देख चुकी थी।
अथर्व वंश को वहां फंसाकर हाल से चुपके से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही वह आध्या के पास था। उसने आध्या को जगाया तो वह अथर्व को सामने देखकर उसके सीने से लग गई। तो अथर्व वेदांत से बोला, जो बोला था वह हो गया ना? तो वेदांत ने हाँ कह दिया। तो आध्या उसे बोली, तुम क्या कर रही हो अथर्व? तो अथर्व उसके लिए शादी का जोड़ा निकलते हुए बोला, जल्दी से ये लहंगा पहन लो, हम अभी शादी करने जा रहे हैं। पहले तो ये सुनकर आध्या चौंक गई, लेकिन फिर बोली, लेकिन हम दोनों तो अकेले हैं। तो अथर्व ने कहा, तो क्या तुम्हें लगता है मिस्टर ठाकुर हमारी शादी करवाएंगे? अब सोचना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। अथर्व पहला आध्या को लेकर मैरिज रजिस्टर के ऑफिस गया। वहां पर उसने और आध्या ने कोर्ट मैरिज की। कुछ देर बाद ही उनका मैरिज सर्टिफिकेट उनके हाथ में था। विटनेस के तौर पर साइन वेदांत और उसे लड़की ने किया जिसको अथर्व ने बचाया था। वह और वेदांत आपस में सेट हो चुके थे और बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। उसके बाद उन दोनों ने मंदिर में सभी रिश्तों और रिवाज से शादी की। वेदांत ने उनकी शादी का पूरा वीडियो बनाया। वही मोनिका शादी के मंडप में आ चुकी थी अथर्व के भेष में। वंश वहां पहले से ही बैठा हुआ था। आदित्य अक्षत लोगों से बोल, वंश नहीं दिख रहा। तब उसने कहा, वंश ललित अंकल और आंटी को लेने गया है भैया। तो आदित्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और मन में बोला, अब तक तो सब अच्छा चल रहा है, उम्मीद है ये शादी शांति से हो जाए। अखिल और रागिनी की शादी हो चुकी थी। अब मोनिका की शादी भी आगे बढ़ रही थी। मंडप में चेहरे के पीछे बैठा वंश अथर्व को कोसने में लगा था। वह चाहता था कि अथर्व जल्दी से आ जाए। तभी सबको विराट जी की आवाज सुनाई दी, बंद करो यह शादी का नाटक, ये शादी नहीं होगी। उन्हें देखकर सब लोग चौंक गए। तभी प्रिया जी भी गुस्से में बोली, अर्थ उठ वहां से। तो राकेश बोला, यह वह ये शादी करेगा, तुम लोग होते कौन हो उसे रोकने वाले? तो प्रीतम जी गुस्से में बोले, उसके माँ बाप हैं, हम उसे पर पूरा हक रखते हैं और वह किस शादी करेगा किस नहीं ये हम तय करेंगे। कुछ देर बाद वहां का माहौल शादी का काम और जंग का मैदान ज्यादा बन गया था। राकेश प्रीतम और विराट जी से उलझ गया था। सब तमाशा देखने लगी। तभी ललिता जी ने अथर्व को मंडप से ना उठने देख उसके पास जाकर एक थप्पड़ उसके चेहरे के ऊपर से ही दे मारा, जिससे उसकी पगड़ी और सहारा हवन कुंड में जागीर। मोनिका तो डर से एक साइड खड़ी हो गई कि कहीं उसे ही एक दो थप्पड़ ना पड़ जाए। वह ललिता जी को गुस्से में एक बार पहले भी देख चुकी थी। वंश का सहारा जैसे ही उतरा, सबके साथ साथ अक्षत लोग भी चौंक उठे। सब एक साथ बोले, वंश तुम तो अथर्व कहाँ है? वही वंश ने मोनिका की तरफ देखा और अपने गले में पहने वरमाला तोड़कर फेंक दी। राकेश गुस्से में बोला, तो मथुरा की जगह क्या कर रहे थे? अथर्व कहाँ है? तो वंश ने कहा, वह वही है जहां उसे होना चाहिए। मोनिका तो सदमे में जा चुकी थी। वंश को अथर्व की जगह देखकर वह गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुम मेरे अथर्व की जगह क्या कर रहे थे? मेरा अथर्व कहाँ है? तो उसके हाथ को झटका और कहाँ कहाँ था ना मैंने तुमसे? अथर्व तुम जैसी घटिया लड़की से अब कभी शादी नहीं करेगा। तभी विद्या जी ने कहा, बस पहले तो इस बेशर्म लड़की के पास से दूर है और बता अर्थ कहाँ है? तभी अथर्व दरवाजे से अंदर आते हुए गाना गाने लगा, तुमने पुकारा और हम चले आए और साथ में आपकी बहू को भी लेकर आए। सबने दरवाजे की तरफ देखा तो सब अथर्व और आध्या को शादी के जोड़े के रूप में देखकर शौक हो गए। आध्या में अथर्व का एक हाथ पकड़ा हुआ था और वह सबसे नजरें चुराने में लगी थी। अथर्व आध्या को लेकर हाल में प्रकट हुआ तो दोनों को ही शादीशुदा जोड़े के रूप में देखकर सब चौंक गए थे। राकेश अथर्व पर चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या है? तुम मोनिका से शादी करने वाले थे, फिर तुमने इस लड़की से शादी क्यों की? मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानता। सुना तुमने, ये हमारे परिवार की बहू नहीं बन सकती। तो अथर्व अपने कान में उंगली घूमते हुए बोला, तो मैं इस आपके परिवार की बहू बनने के लिए थोड़ी शादी की है, और किसने कहा कि यह आपकी बहू है? वह तो मेरे तीनों परिवारों की बहू है। तो राकेश ने गुस्से में कहा, क्या तुम भूल गए कि तुम मोनिका से शादी किस लिए कर रहे थे? उसे लड़की को मेरे परिवार की बहू का दर्जा देना ले के लिए। अब मैं उसे अपने घर से एक मिनट भी रहने नहीं दूंगा। राकेश ने ध्रुविका की तरफ उंगली करके कहा। तो अथर्व ने उसकी उंगली को पकड़ लिया और कहा, पहले तो इसे नीचे कर लीजिए, बहन है मेरी, वह पूरा हाथ उखाड़ दूंगा उसकी तरफ उंगली की तो और निकाल कर दिखाए उसे घर से बाहर। आप आपके घर से छत तक छीन लूंगा मैं और दहेज मांगने का ऐसा फेस ठोकूंगा ना, आपके परिवार की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा पूरी दुनिया में। तो मीनल जी अथर्व से बोली, अर्थ बेटा ये सब क्या किया है तूने? अगर तुझे मोनिका से शादी नहीं करनी थी तो हमें बता देता हूँ, वह लड़की है बेटा एक, ऐसे उसे भरे मंडप में छोड़ना क्या सही है? उनकी बात सुनकर अथर्व ने कहा, दादी जब यह मेरे वंश के दिल से खेल सकती है तो मैं क्यों उसे नहीं छोड़ सकता? और तुम मोनिका कैसा लग रहा है आज सबके सामने रिजेक्ट होकर? तुम्हें बड़ा शौक था ना लोगों के दिल से खेलने का, उन पर झूठे इल्जाम लगाने का। तभी आलोक मेहता आगे आया और
गुस्से में बोला, ये सब क्या है राकेश जी, आपके बेटे ने मेरी बेटी का सरेआम तमाशा बना कर रख दिया और अब उसे पर एक से एक इल्जाम लगा रहा है। तो अथर्व ने कहा, इल्जाम होते तो आपकी बेटी चुप रहकर सब सुन नहीं रही होती। 2 साल पहले इसने धैर्य पर मोलेस्टेशन का झूठा इल्जाम लगाकर फंसाना चाहा था, किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जान गया था कि इसकी नीयत मुझ पर खराब है और यह वंश के जज्बातों से खेलती चली गई। मैं उसे वक्त वहां नहीं था, वरना इस वक्त जान से मार देता। मेरे सारे भाइयों में दरार डालकर चली गई थी यह। कोई मौत के दरवाजे तक पहुंच गया तो कोई डिप्रेशन में रहकर मेरे माँ बाप को तकलीफ देता रहा। जिसे इसने चंद लोगों के सामने छोड़ा था, आज उसी ने भरे मंडप में इसे छोड़ा है। तेरे कलेजे को ठंडक पड़ी या नहीं? अथर्व ने वंश से कहा तो वंश मुस्कुराने लगा। तभी प्रिया जी ने कहा, अर्थ बेटा ये गलत है, सब तुम्हें किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कौन उससे शादी करेगा? तो अथर्व ने कहा, माँ अब बहुत भूली है, इसलिए सबका अच्छा सोचती है, लेकिन ये लड़की इसके साथ में कुछ अच्छा नहीं होने दूंगा, इसलिए आज मेरी नाव्या डार्लिंग को किडनैप करवाने की कोशिश की है। और इसने 0.4 इसने अपने पेट में पल रहे बच्चे को मार दिया, किस लिए? सिर्फ मुझसे शादी करने के लिए। अथर्व की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। तो मीनल जी ने कहा, ये तो क्या कह रहा है अर्थ? तो अथर्व ने कहा, हाँ दादी, ये लड़की ना जाने किससे प्रेग्नेंट थी और जब इसे और इसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसे बच्चों को अबॉर्ट करवा दिया। ये सब नाव्या डार्लिंग ने खुद इन्हें अपनी आंखों से करते हुए देखा था। उसी दिन मुझे जब पता चला तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे भी वैसे ही मार दूं जैसे इसने उसे बच्चों को मारा, और फिर यही कड़वी हकीकत मेरी जिंदगी की भी तो है ना? तो मेरे दिमाग में जोर जोर से हथौड़े बजने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे यह औरत मुझे चाकू छुरी से काट काट कर मार देगी। अथर्व ने रोहिणी की तरफ इशारा करते हुए कहा, दादी मैं सच बताऊं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता, किसी से भी मुझे इतना डर नहीं लगता जितना मुझे इस औरत से लगता है। ये भी तो मुझे मार देना चाहती थी। रोहिणी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विद्या जी जल्दी से अथर्व के पास गए और अथर्व खुद को शांत करने के लिए उनके गले लग गया। कुछ देर में अथर्व शांत हुआ और फिर बोला, उसी दिन में माँ के पास चला गया था तो मैं संभल गया, फिर पापा ने उसे डॉक्टर के खिलाफ नाव्या डार्लिंग के जमा किए सारे सबूत के आधार पर उसे अरेस्ट कर लिया। जब वो डॉक्टर अरेस्ट हुई तो ये सब डर गए, कहीं नाव्या डार्लिंग ने घर वालों को तो नहीं बता दिया। ये सब कुछ ये जानने के लिए इन लोगों ने लंच का ड्रामा किया और उसे दिन मेरी नव्या डार्लिंग पर जानलेवा हमला करवाया। मैं गुस्से का घूंट पीकर रह गया सिर्फ आज के दिन के लिए। फिर अथर्व ललित जी से बोल, पापा पुलिस फोर्स को बुलाए, मुझे इस लड़की पर कैसे करना है, मेरी नाव्या डार्लिंग पर हमला और उसे कितने करने का। और मिस्टर आलोक मेहता की तो पूरी फाइल में आपको सौंप चुका हूँ, इन्हें अरेस्ट करने के लिए आपको अब और वेट नहीं करना पड़ेगा। आलोक मेहता को अरेस्ट करने की बात सुनकर एक बार फिर सब लोग चौंक गए। मोनिका का भाई अथर्व से बोला, अथर्व मेरे पापा ने क्या किया है, उन्हें फंसाना बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला, अच्छा तो तेरे साथ नहीं होगा। अगर मैंने कभी तुझे तेरी बहन के आसपास भी देखा तो कल रात को ज्यादा ही डांस का शौक चढ़ा था तुझे। मेरी डार्लिंग मेरे साथ थी, वरना मैं तेरा वह हाथ ही तोड़ देता जिसे तूने उसे छुआ था। और अपना ये प्यार व्यार का चक्कर दूर रखो उसे, वरना फिर मैं खेलूंगा तेरे दिल के साथ। उसे अपने हाथ में लेकर मुझे भी बड़ा मजा आता है खेलने में। अथर्व की इतनी भयानक धमकी सुनकर सब लोग दंग रह गए। तभी विराट जी अथर्व को डांटते हुए बोले, अर्थ ये किस तरीके की हिंसक बातें कर रहे हो तुम? तो अथर्व ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, पापा मैं तो मजाक कर रहा था। फिर अथर्व ने वापस ऋतिक को देखा जो उसे ही देख रहा था। अथर्व उसे आंखों से ही बताने लगा कि यह खाली धमकी नहीं थी, वह ऐसा सच में करेगा। फिर अथर्व ने कहा, सबके मन में सवाल है कि इस तारक मेहता को अरेस्ट क्यों किया जाएगा, तो मैं शुरू से सब शुरू करता हूँ बताना। तो कहानी शुरू होती है एक गोदाम से। वह गोदाम नीलकंठ चौधरी का था। नीलकंठ चौधरी आलोक मेहता का जिगरी दोस्त जो बहुत बड़ा ड्रग रैकेट चलाता था। उसने बहुत सारे मेलों को अकेले हड़प लिया जिससे यह आदमी बौखला गया और उसका एक्सीडेंट करवा कर मार दिया गया। उसने उसे माल को बेचकर सोने के बिस्किट बनवाए और उसे गोदाम के नीचे दफन दिया। इस बारे में जब तक इसे पता चला तब तक वह गोदाम 2-3 लोगों ने आगे भेज दिया और ऐसे ही वह गोदाम मेरे दादाजी यानी मोहन ठाकुर ने मेरे नाम पर खरीद लिया। अथर्व ने आगे कहा, फिर इस आदमी ने राकेश ठाकुर को दोस्ती के झांसे में लिया और वह गोदाम अपनी फैक्ट्री का कच्चा माल रखने के लिए मांगा तो मेरे दादाजी ने इसे मना कर दिया। इसने कुछ दिन बाद ही उनके खान और पीने में ड्रग्स मिलकर इन्हें पैरालाइज कर दिया जिससे ये हवेली में भी व्हीलचेयर पर बैठ गए।
और इसके रास्ते से भी है गए क्योंकि अब कंपनी का सारा भार इन दोनों भाइयों पर आ गया। राकेश ने गुस्से में आलोक मेहता को देखा जो नीचे गर्दन करके सब सुन रहा था, तो अथर्व ने आगे कहा, इसने दोबारा से वह गोदाम मांगा और इस बार रंजीत ठाकुर ने बीच में टांग लड़ाई। तब दो बार इस आदमी ने इन पर जानलेवा हमला किया जिससे ये दोनों ही बार बच गए, लेकिन एक हाथ में चोट लगने से ये भी घर पर बैठ गए। उसके बाद इसने अपनी बेटियों का रिश्ता ठाकुर परिवार में किया। अथर्व ने आगे कहा, अब बड़ी बेटी तो कॉलेज टाइम से अखिल के साथ सेट थी और छोटी यह मोनिका, इसका रिश्ता इन्होंने आयुष से तय कर दिया, लेकिन दोनों ही तैयार नहीं थे शादी के लिए। तब इस लड़की ने मेरी तस्वीर हवेली में देखी और यह अब उसके जरिए मुझ तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन खेल बिगड़ा। इस आयुष ने ये ध्रुविका से शादी करके आ गया और शादी का फंदा मेरे गले में डाल दिया गया। वैसे तो मैं मना कर सकता था, लेकिन मुझे इस लड़की को सबक सिखाना था, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। फिर मैं एक रात को उसे गोदाम में देखने गया कि आखिर वहां पर है क्या। जब मैं वहां जाकर देखा तो ड्रग्स का बहुत बड़ा स्टॉक वहां पर था। तब मैं सोने लगा कि अपने पापा को बताऊं या नहीं, अगर बताता तो मामला मीडिया में उछाल जाता और ठाकुर परिवार पर धब्बा लग जाता कि इस आदमी की वजह से। अथर्व ने राकेश को देखकर कहा और वह आगे बोला, मैंने उसे पूरे गोदाम को जलाकर राख कर दिया, जिससे यह आदमी अगले दिन कर पकड़कर हवेली में ही बैठ गया, जिससे मुझे पता चला कि वह माल इस आदमी का था, वरना मुझे सब इस आदमी पर भी हुआ था। राकेश ने अथर्व को घूरा तो अथर्व ने आगे कहा, वह गोदाम जल गया, उसके बाद भी इस आदमी का इंटरेस्ट उसमें था, इसलिए मैं मामले की तह तक गया तो मुझे उसके नीचे गड्ढे सोने के बारे में पता चला, इसलिए मैंने पापा से कहकर खुदाई शुरू करवा दी। कल सुबह उसे गोदाम की जमीन की। आलोक मेहता ने गुस्से में अथर्व पर झपटा और खींचते हुए कहा, इसका मतलब मेरा वह छुपा हुआ दुश्मन तुम थे जिसने मेरे करोड़ का नुकसान किया। अक्षत और वंश ने जल्दी से उसे अथर्व से अलग किया कि कहीं अथर्व से पीट ना दे। अथर्व ने कहा, बिल्कुल, तेरी बेटी की चाल चलने से ही मैं भांप गया कि तू भी दूध का धुला नहीं होगा। पापा ने इन दोनों बाप बेटी को अगर जेल से बाहर निकाला आपने तो मैं इन्हीं नहीं छोड़ूंगा, ले जाए इन दोनों को। शादी का नाटक समाप्त हुआ। पुलिस आ चुकी थी। मोनिका और आलोक मेहता दोनों को ही हथकड़ी लगा चुकी थी। मोनिका के अंदर का ज्वालामुखी धीरे धीरे उबाल लेने लग गया था। उसने अथर्व का उससे शादी न करने का कारण आध्या को माना। उसने देखा तो अथर्व आध्या के पास जा रहा था, उसे आध्या पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने साइड में चलते हुए एक इंस्पेक्टर की गन निकाली और आध्या पर गन तानते हुए कहा, आध्या, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मेरे और मेरे अथर्व के बीच में आ गई। अगर तुम नहीं होती तो अथर्व मुझसे शादी जरूर करता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब लोग डर गए थे मोनिका के इस एक्शन से। मोनिका की माँ और भाई बहन तीनों से रुकने को कह रहे थे, सब लोग भी उसे गोली ना चलाने के लिए कह रहे थे। तब आलोक मेहता भी चिल्लाया, मार दो मोनिका, इस लड़की को और इस लड़के को, दोनों को मार दो। मोनिका अध्याय पर गोली चला दी जिससे सब लोग आध्या कहकर चिल्लाएं।